दक्षांश एजुकेशन में मैं रामकृष्ण सिंह भदौरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, गद्य का जो पाठ है कक्षा 10 का नेताजी का चश्मा, इस पाठ का हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ्यक्रम क्षितिज गद्यखंड, पाठ 10 नेताजी का चश्मा। यहाँ पे जो क्रम है वो 10 में जा रहा, वैसे ये गद्य का पहला पाठ है। स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। स्वयं प्रकाश जी बड़े जाने माने हिंदी के साहित्यकार रहे हैं। ये एक देशभक्ति की कहानी है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके दिल में क्या हाव भाव है, क्या प्रेम है, इस बात को ये कहानी प्रदर्शित करती है। आइए गद्यांश को देखते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इसमें एक पात्र हैं हवलदार साहब, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, और एक चश्मे वाला व्यक्ति है, एक पान वाला है। ये 2-3 ही पात्र हैं इस कहानी के। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कुछ पक्के मकान थे, साधारण सा कस्बा था। कस्बा कहते हैं आधा देहाती क्षेत्र और आधा शहरी क्षेत्र, टाउन। एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर खुली, जिन्हें टॉकीज कहते हैं, फट्टा टॉकीज। 2 फट्टा टॉकीज थी, ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी। यहाँ पे लेखक की जो शैली है लिखने की वो अलग है। ठो लिखा, एक स्थान पे, ठो मीन्स ठौर पे, जगह पे नगर पालिका भी थी। नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती भी थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। इस प्रकार के कार्य नगर पालिका के थे, जो नगर का सारा ध्यान नगर नियोजन करता है वो नगर पालिका के अंतर्गत आ जाता है। सारा एरिया उस शहर का, कस्बे का। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। यहाँ व्यंग भी है बेटा, छोटे मोटे कार्य वो करा देते थे। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मुख्य चौराहे पे जो सर्किल था, चौराहा था, वहां पे लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी बताई गई है। ये तो रही प्रस्तावना। लेखक ने ये इसकी जो इंट्रोडक्शन दी थी, जो प्रीफेस दी थी, वो इस प्रकार से दी। अब आगे कहानी चलती है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, काफ़ी समय उनका। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जो पंक्तियां हैं, जो वाक्य विन्यास है लेखक का, बड़े बड़े वाक्य हैं। जो पूर्ण विराम है कई वाक्यों के बाद में लगा है, कॉमा से काम चलाया है लेखक ने। ज़्यादा बात कही, काफ़ी वाक्यों के बाद में ही पूर्ण विराम लगा। ये उनकी लेखक की जो शैली है, लिखने का जो ढंग है, तरीका है, वो अलग है। मोतीलाल जी जो ड्राइंग मास्टर थे,
उन्हें ही ये काम सौंपा गया, मूर्ति पे चश्मा लगाने का या जो भी है उसका श्रृंगार करने का काम। इकलौते हाई स्कूल के वो मास्टर थे और बड़ी प्रशासनिक ऊहापोह रही कि कौन मूर्ति बनाए, कौन उस पर चश्मा लगाए, क्या करे। तो ये सारा काम उन्हें सौंपा गया और महीने भर में ही उन्होंने मूर्ति बना के तैयार कर दी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, संगमरमर की मूर्ति थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, लगभग इतना हिस्सा, आधा पार्ट, पासपोर्ट साइज आधा हिस्सा मूर्ति बनी हुई थी, लगभग 2 फीट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, बड़े आकर्षक, सुंदर, कमसिन लग रहे थे। जो कमसिन शब्द है, जिसे आप लोग सेक्सी कहते हैं, है ना, सुंदर दिखने के लिए कह देते हैं बड़े सेक्सी लग रहे, सुंदर लग रहे। हालांकि सुनने में काफी भद्दा लग रहा शब्द, लेकिन इस शब्द की वो इंग्लिश है, कमसिन, है ना, इसकी वो इंग्लिश है जो आप लोग बोलते हो। कमसिन लग रहे थे, आकर्षक, बड़े सुंदर, खूबसूरत लग रहे थे। फौजी वर्दी में, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की वो स्थापना की, वो चला रहे थे आज़ाद हिंद फौज। तो जहाँ भी उनके जो चित्र, जो मूर्तियाँ लगती थीं या लगती हैं, तो उनकी फौजी वर्दी में लगती हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बिना चश्मे के कैसे लगते, क्योंकि चश्मा तो उनके चेहरे पे लगता ही है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, वो पान खाने के लिए प्रायः जाया करते थे, वो कस्बे में पान खाने के लिए जब पहुंचे, चौराहे पे रुके, हालदार साहब जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। आश्चर्यजनक एक मुस्कान उनके चेहरे पे फैल जाती है। वाह भाई वाह, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति कैसी थी? पत्थर की थी और चश्मा कैसा था? रियल था। ये उन्हें आइडिया वहां पे लगा, देखा उन्होंने। ये नेताजी की मूर्ति है, चश्मा लगाए हुए हैं। अब इसका सारांश देखते हैं। हालदार साहब किसी न किसी कार्य से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में उन्होंने तरह तरह की चीज़ों को देखा। नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने चौराहे पर बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। संगमरमर की मूर्ति पर एक चश्मा पहनाया गया जो कि हालदार साहब को एकदम रियल जान पड़ता था। मूर्ति को लगाने के लिए सही मूर्तिकार भी उपलब्ध न हो सका था, तो स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया था। बच्चों, इस प्रकार से इस गद्यांश का ये सारांश रहा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शब्दार्थ की ओर। प्रतिमा, मूर्ति, ऊहापोह, असमंजस, कमसिन, सुंदर जचने वाली, कसर, कमी, लक्षित, सांकेतिक वगैरह इत्यादि, स्थानीय, पास का ही, और खटकती, चुभती। ये तो रहे शब्दार्थ। आगे बढ़ें। अब समझबूझ के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपसे 2-4 प्रश्न पूछ लेता हूं, देखता हूं कि आपको कुछ आया भी है या नहीं। हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था हर दूसरे दिन, हर 9वें दिन, हर 10वें दिन, हर 15वें दिन। कब गुजरना पड़ता था?
बताइए, कस्बे से हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था। प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर प्रतिमा लगवा दी थी, फोटो लगवा दिया था। सुभाष चंद्र बोस की, नेहरू जी की, आजाद की, कोई नहीं। किसकी लगवाई थी? सुभाष चंद्र बोस की, है ना। मूर्ति थी पीतल की, तांबे की, लकड़ी की, संगमरमर की। किसकी थी? बहुत बढ़िया, संगमरमर की थी। आते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। बड़ी अच्छी बात कही लेखक ने कि देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लगाव नहीं रहा, वो चाव नहीं रहा जो पहले था। आज तो कागज की आज़ादी बिकती, ले लो 2-2 आने में, ये भाव रह गए। तो यहाँ पे व्यंग किया है लेखक ने, आज देशभक्ति को लोग मजाक समझने लगे हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा और आश्चर्य हुआ उन्हें। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वो सोच रहे हैं कि देखो ये कौन है जो रोज चश्मा बदल देता मूर्ति का। इस प्रकार से हवलदार साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय माने जिस अपने उसे कौतूहल को वो दबा ना सके उस आश्चर्य को, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, कैसे बदल जाता है, कारण बताइए जो बार बार इनका चश्मा हम बदला हुआ देखते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, पेट मोटा था, तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली 32 दांत मसूड़े दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये काम कौन करता है? वो कैप्टन है ना चश्मे वाला, वो करता है। उसका नाम ही रख दिया था कैप्टन चश्मे वाला, जो उन पे चश्मा लगाया करता था, है ना, नेताजी के ऊपर, उनके चेहरे पे। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, उनके समझ में आया नहीं। चश्मा चेंज कर देता, ये बात कही उसने। किसने? पान वाले ने। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्या मतलब इसका, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, थोड़ा अशुद्ध बोलता है वो पान वाला, उसकी जो हिंदी का लहजा है, बोलने का तरीका ढंग है, अलग है। कोई गिराक आ गया, ग्राहक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? चौड़े चौखट चाहिए, चौखट माने जो फ्रेम है, चौड़े चाहिए तो कैप्टन कहां से लाएगा? नेताजी का चश्मा ही उतार के वो बेच देता है, ले जाता है। किधर, किधर माने किधर से लाएगा, वो उसकी भाषा है इस प्रकार की, पान वाले की। अलग शब्द बोलता, अलग प्रकार के, कुछ लोगों का बोलने का अलग ढंग होता है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति वाला चश्मा लाके उसको दे दिया उसने ग्राहक को। उधर दूसरा बिठा दिया, और उधर माने उस जगह पे उधर दूसरा चश्मा उसने फिट कर दिया। अब हवलदार साहब को बात को समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो जान गए।
कि चश्मे वाला व्यक्ति कैप्टन है, कैप्टन के नाम से जाना जाता, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, दुखी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। एक चश्मा जाके वो नेताजी की मूर्ति पे फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और फरमाइश रखता है, मांगता है, उसे वैसी ही फ्रेम की दरकार होती है, चाहत होती है, इच्छा होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, उनसे माफी मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता, बेच देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, क्या उसका विचार है, क्या आइडिया है, किस प्रकार से वो काम चलाता है। पान वाले ने हवलदार साहब से कहा। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उनका जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ चला गया? ओरिजिनल भी तो पहने होंगे, जब मूर्ति बनाई गई होगी तो ओरिजिनल चश्मा होगा, वो चश्मा कहाँ चला गया? हवलदार साहब ने किससे पूछा? पान वाले से पूछा। अब उसने जवाब दिया, देखो ये उनकी जीप है हवलदार साहब की, जिस पे बैठ के वो सफर यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये नेताजी का चश्मा है। ये चित्र आपके इस कहानी से संबंधित है। अब सारांश पे चले। हवलदार साहब द्वारा शहर से गुजरते समय उस मूर्ति पर लगाए गए चश्मों को देखा गया था, जो कि बार बार नए लगाए जा रहे थे। हवलदार साहब ने जब इस विषय में पान वाले से पूछा तो उसने मजाक के मूड में कहा कि ये चश्मा लगाने वाला तो कैप्टन है, जो कि इसे बदलता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, वह आहत होता है, दुखी होता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। वो तरह तरह के फ्रेम लगा देता है, जिसे देखकर हवलदार साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये बच्चों इसका सारांश रहा। आते हैं शब्दार्थ की ओर। निष्कर्ष, निर्णय, सराहनीय, प्रशंसनीय, दुर्दमनीय, जिसका दमन ना हो सके, दबाया ना जा सके। खुश मिजाज, उर्दू का शब्द है प्रसन्न। बत्तीसी, 32 दांत, ये मसूड़े 32 चमका दी, दिखा दी उसने। दरकार, चाहत, इच्छा, उर्दू का शब्द है दरकार। कौतूहल, आश्चर्य, ये रहे बेटा शब्दार्थ। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 2-4 प्रश्न आपसे पूछता हूं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, तंबाकू भरी थी, जल भराया, कोई नहीं, बताओ। पान ठुसा हुआ था ना, ये आएगा उत्तर। बच्चों ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं इस साल आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, पढ़ें, डीप स्टडी रखें, मेहनत करें। क्यों? क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, कोई भी लाइन उठा के पूछी जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। देशभक्ति भी आजकल होती जा रही है। कैसी होती जा रही बताओ? व्यर्थ की बात, गर्व की बात, मजाक की चीज, कोई नहीं। कैसी हो रही देशभक्ति? मजाक की चीज होती जा रही है। किताब पाठ में से ही हमने ये प्रश्न बनाया है। कोई भी सेंटेंस, वाक्य उठा के रखा जा सकता है, कैसे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जा सकता है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब की। मजाक की चीज, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? किसने किससे कहा? देखा आपने, पाठ पढ़ोगे, मन से समझोगे, तभी आप कर पाओगे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपके लिए ये रखे हैं जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपके 100% अंक आ सके। हवलदार साहब ने पान वाले से कहा, पान वाले ने हवलदार साहब से कहा, मूर्तिकार ने पान वाले से कहा, कोई नहीं। बताओ कौन सा उत्तर है इसमें? हवलदार साहब ने पान वाले से कहा। अब आते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दूसरा पान वो खा रहा था। प्रायः जो व्यक्ति जो चीज बेचते हैं ना, उनका प्रयोग कम करते हैं। फल वाला अपने फलों को नहीं खाता, सोचता बिक जाए।
लेकिन ये पान वाला पान खावा खाव लगा, बार बार खा रहा, आदत होती है कईयों की। तो मुंह में उसने दोबारा पान ठूंस लिया। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। कई लोग शौकीन होते हैं पान खाने के। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, पेट उसका मोटा था, वो तौन हिली, हंसा। कत्थे की डंडी फेंक, कत्था लगाते हैं ना पान पे, कत्था उसकी डंडी होती है, उसे फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीछे मुड़ करके उसने पीक थूकी, थूक जो भर जाता ना मुंह में, उसे थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर जो मालिक था, जो मास्टर कौन था? मोतीलाल जी, जिन्होंने मूर्ति बनाई थी, किसकी? नेताजी की। चश्मा लगाना भूल गए थे। तो किसने बताया? किसे? पान वाले ने। किसे बताया? हवलदार साहब को। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली थी। पान वाले को मजाक लग रही थी, लेकिन हवलदार साहब को चकित, आश्चर्यचकित कर देने वाली और काफी प्रभावित कर देने वाली बात लगी बेटा। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, उस पर लिखा हुआ था, अंकित था, छैनी हथौड़ी से उस पर कुरेद दिया था, लिख दिया था नीचे मूर्ति के, क्या लिखा? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ये नाम लिख दिया था। वाकई कस्बे का अध्यापक था, उस शहर के, टाउन के वो अध्यापक थे ड्राइंग के, कला के। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था, है ना? महीने भर में मूर्ति बना के वो पटक देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था, 1 महीने में तैयार कर देंगे। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा, आर पार दिखने वाला चश्मा कैसे बनाया जाए? नहीं बन सकता पत्थर का चश्मा। कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा। अब कांच वाला जो होगा, उसने वो चश्मा कैसे लगाया होगा, कैसे तैयार किया, वो भी नहीं तय कर पाया होगा। या कोशिश भी की होगी उसने अगर, और असफल रहा होगा। हो सकता है उसने कोशिश भी की हो चश्मा लगाने की, बनाने की, लेकिन वो असफल रहा होगा। बच्चों, ये असफल कोई शब्द नहीं होता, विफल है। सफलता का विफलता, सफल विफल। असफल तो बना लिया गया शब्द है, अपनी तरफ से बना लेते हैं, चलाते हैं, ये कोई शब्द नहीं। सफल विफल, सफलता विफलता, असफल रहा होगा। ऐसे ये वादा शब्द है, इस प्रकार से वादा लिखते हैं ना, ये गलत होता। या बना, या वायदा। अब लेखक की अपनी शब्द शैली है, उसने लिखा है जैसा भी, उसमें सुधार नहीं हो सकता। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इस प्रकार से वो सोचने लगा और वो चश्मा निकल गया होगा। उफ। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, आश्चर्यजनक लग रहा था, बड़ा विचित्र लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। जो जीप थी उनकी, उसमें आके वो बैठ जाते हैं। पान वाले के पैसे दिए और वहां से वो चश्मे वाले की देशभक्ति को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या नेताजी के साथ में स्वतंत्रता की लड़ाई में उसने भागीदारी निभाई है? क्या उनकी आजाद हिंद फौज का वो सिपाही रहा है, इसलिए उसे कैप्टन कहते हैं? बच्चों, नेताजी की जो, सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, भारतीय भी थे, विदेशी भी थे, सभी थे उसमें, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सैलरी नहीं देते थे, या थोड़ी बहुत नाम मात्र की मिलती होगी। अवैतनिक काम था, देशभक्ति की भावना से काम था। तो हमारे बहुत सारे भारतीय भाई उसमें लग गए और देशभक्ति की खातिर उन्होंने जी जान लगा दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन उन्हें विफलता मिली। क्यों? अंग्रेजी फौज बहुत ज़्यादा थी, उनकी फौज इतनी ज़्यादा नहीं थी।
ये आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही हो सकते हैं, भूतपूर्व सिपाही रहे हों आजाद हिंद फौज के। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। लाल काली बत्ती सी, चेहरा उसका लाल था, ओंठ लाल थे, चेहरा काला था, वो बत्ती सी उसने दिखाई, दांत दिखाए और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इस प्रकार से मजाक बनाई उसने। किसकी? चश्मे वाले की, कैप्टन की। किसने? पान वाले ने। किससे कहा? हवलदार साहब से कहा, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ऐसी मजाक की। किसने? पान वाले ने। महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्यों? कमेंट किया, व्यंग किया। किस पे? उस देशभक्त चश्मे वाले पे। किसने? पान वाले ने। वो देखो वो आ रहा सामने। इस प्रकार से संकेत किया उसने। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका, कहीं फोटो वोटो अखबार में निकलवा दो। मजाक बनाई उसने हवलदार साहब से, इतना बढ़ चढ़ के बोल गया पान वाला। हवलदार साहब को यह बात बुरी लगी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। मुड़ के देखा कि वास्तव में वो आ रहा था, चश्मे वाला। एक बेहद बूढ़ा, बहुत बूढ़ा था, मरियल सा लंगड़ा आदमी। मरियल सा था, दुबला पतला, अपाहिज था। सिर पर गांधी टोपी, उस समय गांधी टोपी पहनते थे पुराने दौर में, वो लंबी सी टोपी सिर पे लगाए हुए और आंखों पर काला चश्मा लगाए। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, एक पेटी थी, पिटारी थी, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। बांस पे बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बंद दुकान के सहारे उसने बांस टिकाया तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। हवलदार साहब को लगा कि इसके तो दुकान भी नहीं है। क्यों? बंद दुकान के सहारे उसने बांस को टिका दिया। कोई स्थायी उसकी दुकान नहीं थी, गरीब था। फेरी लगाता, घूम फिर करके आवाज लगा लगा के चश्मे को बेचता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, परेशान हो गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। पान वाले से पूछना चाहते थे हवलदार साहब, इसे कैप्टन का नाम क्यों देते हैं। कैप्टन तो फौज में होता, आर्मी का ऑफिसर होता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, साफ तौर से कह दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है और हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं इस मामले में। यह बात पान वाले ने कह दी थी। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था चलने के लिए, जाने के लिए। वो भी परेशान था कि साहब बहुत देर लगा रहे हैं, तब से पान वाले से बतिया रहे हैं। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। काम भी था। हवलदार साहब ने सोचा कि फिर कभी पूछ लेंगे पान वाले से। वो जीप में बैठे और वहां से चल देते हैं आगे अपने गंतव्य स्थल की ओर वो चले जाते हैं। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? यही इसका नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो उठा, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठ करके चले जाते हैं। यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक है, रिपीटिशन हो गया, दोहरान हो गया है इन पंक्तियों का। ये पान है, पान की बेल होती है, पान चबाते हैं लोग। बनारस साइड में खूब खाते हैं पान। पान खाना शौकिया माना जाता है, शौक तौर से बड़े शाही अंदाज में लोग पान खाते हैं। शुभ मुहूर्त में, शुभ कार्यों में भी पान चढ़ाते हैं, पूजा पाठ में भी चढ़ाते हैं, शादी ब्याह में दूल्हे को खिलाते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस की सुंदर प्रतिमा, छवि है, कितना आकर्षक चित्र है। इन्हें देखते ही देशभक्ति उमड़ने लग जाती है हृदयों में। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे वीर योद्धा, उन्हें हम नमन करते हैं। आगे बढ़े। सारांश। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस बंगाल के नहीं थे, कटक के थे, उड़ीसा। लोग मानते कहां का हैं? बंगाल का मानते हैं। बंगाल वासी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। कटक के थे, उड़ीसा के थे, है ना, वहां जन्म हुआ था उनका। पान वाला दूसरा पान चबाते हुए आंखों ही आंखों में प्रसन्न हो रहा था। ये सारांश है इसका।
उसके लिए आनंद की बात थी, मूर्ति को निहारना, परंतु हवलदार साहब के लिए दुखी व चकित करने वाली बात थी। पान वाले ने चश्मे वाले की मजाक बनाई, जिसे हवलदार साहब ने उचित नहीं माना। उस कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति देखकर हवलदार साहब भी दंग रह गए। उन्होंने पान वाले से उसके नाम की व्याख्या की कि कैप्टन क्यों कहा जाता है। जिस बात को पान वाले ने टाल दिया था, हवलदार साहब भी जीप में बैठकर वहां से चल देते हैं। आगे वो बढ़ जाते हैं जीप में बैठ करके। वो कैप्टन मूर्ति को निहारता था, उसे बड़ा प्यार था, श्रद्धा भक्ति थी उस मूर्ति से, सुभाष चंद्र बोस जी की। शब्दार्थ देखते हैं। द्रवित करुणा से भरा, थिरकी नाच उठी, वाकई वास्तव में, पारदर्शी जिसके आर पार देख सकें, लक्षित सांकेतिक, नतमस्तक विनम्र और अवाक खामोश, मरियल सा दुर्बल, संदूकची छोटा संदूक, छोटा संदूक लग रहा, छोटा सा संदूक। आते हैं प्रश्नों की ओर। हवलदार साहब को यह सब कुछ लग रहा था, खराब, व्यर्थ, विचित्र और कौतुक भरा कोई नहीं। कैसा लग रहा था? विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, आश्चर्यजनक। फेरी वाले को देखकर हवलदार साहब पड़ गए। आश्चर्य में, चक्कर में, बीमार कोई नहीं। किसे पड़ गए? आश्चर्य, चक्कर में पड़ गए। वो लंगड़ा किया जाएगा, फौज में कथन है। किसने किसके लिए कहा? बच्चों पेंसिल रखा करें। किसने किसके लिए क्या कहा? महत्वपूर्ण पंक्तियां अंडरलाइन कर लें, रेखांकित कर लें, याद कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं से भी रखे जा सकते हैं, कैसे भी बनाए जा सकते हैं। पान वाले का कथन, हवलदार साहब का कथन, मूर्तिकार का कथन, कोई नहीं। बताओ किसका कथन था? पान वाले का कथन था।